गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024897। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सीजीएल का टेस्ट एग्जाम है जिसमें टोटल हमारे पास मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हैं। तो करते हैं आज इन पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। देखो सबसे पहले हमें ये रूट के अंदर टर्म दे रखी है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। यहां पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां भी 3 डिजिट के बाद, यहां भी 3 डिजिट के बाद, तो टोटल 9 डिजिट के बाद। ये भी पॉइंट अगर नीचे चेक करें तो 9 डिजिट के बाद। तो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट अपन हर जगह कैंसिल कर देंगे। तो पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिए, तो मेरे पास क्या बचा रूट में 64 इंटू के अंदर 256 इंटू के अंदर 15625 अपॉन के अंदर 25 इंटू 625 इंटू के अंदर 4096। तो अब देखो इन वैल्यूज को रूट से बाहर लाए तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, 256 16 का, 15625 होगा 125 का। 25 को रूट से बाहर लाएंगे 5, 625 को लाएंगे 25 और 4096 को लाएंगे तो 64। तो 25 इंटू 5 125 से 125 चला जाएगा, 8 से चला जाएगा 8 बार, 16/8 क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स आपस में काट दिए और फिर इन सबको रूट से बाहर ले आए। आप चाहते तो 25 इंटू 625 से डायरेक्ट आप 15,625 काट सकते थे, 64 से इसको 64 बार काट सकते थे, 64 से इसको 4 टाइम काट सकते थे और रूट में 4 का मान क्या आ जाएगा 2। तो आपका आंसर तब भी क्या आ जाता ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 8 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे के बाद बंद कर देना चाहिए, यह हमें बताना है। देखो दो पाइपें ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में फिल करते हैं। अब सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क क्या जाएगा 30। ए की एफिशिएंसी हमारे पास क्या जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या जाएगी 2। अब हमें कह रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। हमने स्टार्टिंग में इन दोनों पाइपों को एक साथ ओपन कर दिया। हमसे पूछ रहा है कितने समय के बाद हम बी को बंद कर दें ताकि हमारा टैंक क्या हो जाए फुल हो जाए 8 घंटे में। तो स्टार्टिंग में दोनों काम करे थे, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया ताकि टैंक क्या हो जाए 8 घंटे में फिल हो जाए। तो सबसे पहला काम हम यहां से क्या निकालें, दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5। अगर मान लिया कि दोनों ने x घंटे काम करा तो 8 में से 8 माइनस x घंटे ही काम करेगा। दोनों हर घंटे 5 मटके बढ़ते हैं तो x घंटे में 5x। फिर a काम करेगा, a हर घंटे 3 मटके बढ़ता है तो 8 माइनस x घंटे में इतने मटके भरेगा। टोटल मिलाकर मटके कितने भरने चाहिए 30। तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 24 माइनस में 3x बराबर 30। 5x में से 3x गए 2x, 24 उधर जाते ही माइनस का 6 तो x बराबर 3। x का बराबर 3 आया, इसका मतलब 3 घंटे के बाद हम लोग क्या कर देंगे b को बंद कर देंगे। तो ऑप्शन क्या जाएगा b। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो स्टार्टिंग में पता है कि हमें दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोला, कुछ समय बाद b को बंद कर दें तो पूरा टैंक कितने समय में भरना चाहिए 8 घंटे में। इसका मतलब ए तो पूरे 8 घंटे काम करेगा, ए हर घंटे मटके भरता है 3, तो 8 घंटे में कितने मटके भरेगा 24। बचे कितने मटके 6। ये 6 मटके किसको भरकर जाने हैं बी को। बी हर घंटे 2 मटके भरता है तो 6 मटके भरने में 6/2 कितना टाइम लेगा 3 घंटे। तो बी को कितने घंटे बाद बंद कर देंगे 3 घंटे बाद। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक धुलाई मशीन 30% के डिस्काउंट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे 6,580 रुपये में खरीदता है तो हमें उसका एमआरपी बताना है कि क्या होगा। हम लोगों को पता है कि एमआरपी पर डिस्काउंट दिया गया 30% का।
और मशीन को बेच दिया गया 6580 रुपीज में, तो हमें उसका एमआरपी फाइंड करना है कि क्या होगा। एमआरपी अपने आप में 100%, 30% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 70% में। तो 70% की वैल्यू 6580 हमें वैल्यू चाहिए एमआरपी की, तो 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से चला गया 9 बार, 7 निम 63, बच जाएगा 228, फिर चला जाएगा 4 बार, 94 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 9400 रुपये। तो उस वॉशिंग मशीन का एमआरपी कितना आ गया, 9400 रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। A man purchased milk of 3 consecutive years. The first year he purchased milk at the rate of 5 rupees per liter. In the second year at the rate of 6 rupees per liter. And in the third year at the rate of 7.50 rupees per liter. If he purchased milk 7,500 rupees each year, then the average price of the milk per liter for the 3 years is. हमें कह रहा है कि व्यक्ति 3 लगातार वर्षों में दूध खरीदता है। पहले साल दूध का रेट है 5 रुपये, दूसरे साल 6 रुपये और तीसरे साल 7.5 रुपये। यदि हर साल वो 7,500 रुपये का दूध खरीदता है तो हमें पूरे दूध जो उसने खरीदा उसका एवरेज रेट बताना है कि क्या होगा। चलिए, फर्स्ट ईयर उसका रेट था 5 रुपीज पर केजी, सेकेंड ईयर हमारे पास था 6 रुपीज पर केजी और थर्ड ईयर हमारे पास है 7.50 रुपीज पर केजी। अब देखो इन तीनों के हिसाब से देखूं तो 5, 6, 7.5 को 15/2 अगर लिखूं, इन सब का एलसीएम अगर निकालूं तो एलसीएम मेरे पास यहां से क्या 15, 30 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि हर साल हम 30 रुपए का दूध खरीदते थे, हर साल हम अगर 30 रुपीज का दूध खरीदते थे, तो पहले साल 5 रुपए पर लीटर के हिसाब से 30 रुपए का हमें कितने लीटर दूध मिलेगा, 6 लीटर। दूसरे साल हमें 30 रुपए का 6 रुपए पर लीटर के हिसाब से कितने लीटर दूध मिलेगा, 5 लीटर। और तीसरे साल हमें 30 रुपए का 7.5 रुपए लीटर के हिसाब से कितने लीटर दूध मिलेगा, 4 लीटर। तो हम लोगों ने तीनों सालों में टोटल 90 रुपए का दूध खरीदा। कितने लीटर दूध खरीदा, 15 लीटर। 90 रुपए में अगर हमने 15 लीटर दूध खरीदा तो एवरेज रेट हमें क्या पड़ा, 6 रुपीज पर लीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 6 रुपए पर लीटर। हमें क्या करना है कि हम 7,500 का खरीदे या कितने का भी खरीदे, हमें इस बात से सिर्फ इतनी सी बात पता लग गई कि तीनों सालों के अंदर हमने जो दूध खरीदा वो इक्वल रुपीज का खरीदा। मतलब बस इक्वल रुपीज कुछ भी हो सकते, चाहे आप 30 रुपए लो चाहे 7,500 रुपए लो। 30 रुपए लेने से आपकी कैलकुलेशन ना के बराबर होगी, थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेते तो आपको उतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 की ओर। इफ द पोलिनोमियल एक्सपेंशन, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इज डिविजिबल बाय दिस टर्म, देन द रिमाइंडर इज 2x - 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p + 7q। हमें कह रहा है अगर इस बहुपद को इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर ये आता है, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमारे पास जो बहुपद है वो हमें क्या दे रखा है, एक्सपेंशन जो हमें दे रखा है x³ - 5x² - px - q। हम इसको डिवाइड किससे करें, x² - 5x + 6 से। सबसे पहले भाग चला जाएगा x पर, x³ - 5x² + 6x। इस टर्म में से इसको अगर मैं घटा दूं, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये टर्म कट जाएगी, ये टर्म कट जाएगी, क्या आएगा, माइनस का px माइनस का 6x माइनस का q। तो मेरे पास क्या आया, माइनस में p + 6 × x माइनस में q। ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। हम कह रहे हैं हमारा रिमाइंडर ये बच रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर क्या है, 2x - 3। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो q का मान तो क्या आ गया, 3। q का मान डायरेक्ट हमारे पास यहां से क्या आ गया, 3। -p - 6 बराबर अगर 2 के, तो माइनस का p बराबर 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो p का मान हमें क्या मिल गया, -8। तो हमें टर्म क्या बतानी है, 2p + 7q। तो p का मान -8 तो माइनस का 16, q का मान 3 तो 7 × 21, -16 + 21 क्या बचा, 5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 5।
ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमने जब इसको इस टर्म से डिवाइड करा तो रिमाइंडर्स को हमने कंपेयर कर लिया और हमें हमारे पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। ये हमारे पास अलजेब्रा का बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। The rate of interest per annum at which the total simple interest for a certain capital for 1 year is equal to the total simple interest of the same capital at the rate of 5% per annum for 2 year। हमें कह रहे किसी धनराशि पर 1 साल का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। अब रेट है 5% दूसरे वाले के लिए और टाइम है 2 साल। 5% से 2 साल का एसआई परसेंटेज क्या बनेगा 10%। पहले भाग के लिए भी एसआई परसेंटेज क्या होगा 10%। तो टाइम 1 साल है तो रेट भी क्या आ जाएगी 10%। तो पहले वाले के लिए रेट क्या आ जाएगी 10%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5% से 2 साल का एसआई परसेंटेज बना 10%। पहले टाइम 1 साल है तो एसआई रेट क्या हो जाएगी 10%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 की ओर। 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को खोलकर एक वृत्तखंड बनाया जाता है। तो उस वृत्तखंड की त्रिज्या हमें बतानी है कि कितने सेंटीमीटर है। हमें एक सेक्टर बनाना है, एक कोन को ओपन करके। इस कोन की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। तो एल इसकी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आप इस कोन को जब ओपन करेंगे इस तरह से, कोन को ओपन करेंगे इस तरह से, तो देखो आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये इसकी जो सरकमफ्रेंस है ये खुलकर यहां पर आ जाएगी और ये जो स्लांट हाइट है ये इसकी क्या बन जाएगी रेडियस। तो मेरे पास इसकी रेडियस कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से फिर से फोल्ड कर दूं तो ये कोन बन जाएगा। तो यहाँ जो कोन की स्लांट हाइट होती है वही क्या होती है हमारे पास, जब हम इससे सेक्टर बनाते हैं तो सेक्टर की रेडियस होती है। तो रेडियस क्या आ जाएगी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 58 की ओर। What is the area of the triangle having the perimeter 32 centimeter, one side 11 centimeter and difference of the other two side is 5 centimeter। हमें उसका पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग दे रखे 32 सेंटीमीटर, एक भुजा हमें दे रखी है 11, तो बची हुई 2 भुजाओं का योग क्या आ जाएगा 21 और दोनों भुजाओं का अंतर हमें क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो एक भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी 13 और दूसरी भुजा हमारे पास क्या आ जाएगी 8। तो ये हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई 11, 13 और 8। अब अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो अपन हीरोन्स फॉर्मूला लगा दें। रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर 16। एस में से अगर अपन ए घटाएं, सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप 32/2 16। 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3 और 16 में से 8 गया 8। तो अगर मैं इसको लिख दूं 8 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 8, तो ये 8 × 8 से हमारे पास बार क्या आ जाएगा 8। रूट में क्या बच जाएगा 5 दिए 15 दूना 30। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता थी तो हमें कहीं कोई समस्या ही नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद विमान का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 1500√3 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है तो उसकी हमें स्पीड बतानी है कि क्या होगी। ये हमारे पास धरातल पर एक बिंदु, स्टार्टिंग में प्लेन का एंगल हम लोगों को दे रखा है 60 डिग्री। इसकी हाइट हमें दे रखी है 1500√3 मीटर। 15 सेकंड की उड़ान के बाद 15 सेकंड की उड़ान के बाद इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है इस प्लेन की स्पीड बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 60 डिग्री के सामने अगर मेरे पास ये भुजा 1500√3 है, ये भुजा अगर 1500√3 है 60 डिग्री के सामने, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा।
तो ये भुजा क्या आ जाएगी 1500, ये भुजा आ गई 1500 मीटर। अब ये 30 डिग्री का कोण है इसके सामने, ये हाइट अगर 1500√3 है तो मेरे पास 30 डिग्री के सामने की छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या आ जाएगी √3 गुना इसका मतलब 4500 मीटर। तो ये पूरी दूरी आई 4500 मीटर, ये 1500, तो ये क्या आई 3000 मीटर। तो प्लेन ने क्या करा 3000 मीटर की दूरी तय कर ली 15 सेकंड में। तो डिस्टेंस है 3000 मीटर, टाइम है 15 सेकंड, तो स्पीड क्या होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3000 बटा 15 200, तो क्या आ जाएगी 200 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा, इसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। 100 अंकों वाली एक ऐसी संख्या बनाने के लिए संख्या इन तीनों का एक के बाद एक समान क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार से 100 अंकों की संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है। तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। अब हमें 100 अंकों की संख्या बनानी है, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं 3 4 4 6 5 8 8 7 2 4 4 5। इस तरह से अपन इन संख्याओं को लिखते जा रहे। हर संख्या 4-4 अंकों की है, तो मेरे पास हर संख्या 4-4 अंकों की है, तो 100 अंकों में 4 अंकों का अगर मैं भाग दूं तो क्या आएगा 25 संख्याएं लिखी जाएंगी। अब ये 3-3 संख्या है, तो 25 में 3 का भाग दिया तो ये 8 बार आ जाएंगी, ये संख्या 8 बार आएंगी। और 9वीं बार सिर्फ हमारे पास क्या आएगा 3 4 4 6। अब इस संख्या में हमें किससे डिवाइड करना है 9 से, क्योंकि ये क्या सीक्वेंस बन गया। 100 में 4 का भाग दिया, इसका मतलब 25 बार ही संख्याएं आ सकती है। ये 3 संख्या है, तो ये 3 संख्या अपन इनको लिखेंगे, तो ये 3 संख्या ऐसे 3-3 करते मेरे पास 8 3 24। 25वीं संख्या जो सबसे पहले लिखी थी वो फिर से आ गई। अब हमें इसे 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 9 से भाग देने का रूल क्या होता है, संख्या के सभी अंकों में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। तो अपन इसके इन तीनों पेयर में चेक करते हैं कि 9 का भाग दें, तो 9 का भाग देकर देखते हैं। 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 दूनी 16, 16 और 2 है क्या कहीं नहीं, 2 नहीं है। 8 दूनी 16, 16 और मेरे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, ये हमने काट दिया। फिर इसके बाद हमने 5 और 4 9 ये काट दिया। यहाँ से क्या बचा 6, यहाँ से क्या बचा 6। अब 6 मेरे पास 8-8 बार बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। और उसके बाद क्या आएगा 3 4 4 6, इसमें 9 का भाग देना। चलिए 6 और 3 9 ये कट गया, 6 12 18 ये कट गया, 6 12 18 ये कट गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 4 20। अब 20 में 9 का भाग देंगे, तो 20 में 9 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। देखो हमारे पास ये सारी संख्याएं थी, हमें इनमें सब में भाग दिया, तो इन तीनों संख्याओं के पेयर में 6 बचा। ये संख्या 8 बार थी, तो 8 6 48, 9 का भाग दिया तो मेरे पास क्या बचा 9 5 45, 3 बच गया, 3 यहाँ से बचा, ये 6 3 9 यहाँ से चले गए, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 में 9 का भाग दूंगा फिर क्या बच जाएगा 2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ये बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास नंबर सिस्टम का। चलिए अभी पेपर के हमने 10 क्वेश्चन करे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 61 पर। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है चलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अपन कलर बदल लेते हैं। हम लोगों को दे रखा है sec 2 थीटा प्लस 1 इंटू के अंदर रूप में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इंटू के अंदर 1/2 कोट थीटा माइनस में tan थीटा। अब देखो अगर मैं sec थीटा को 1/cos 2 थीटा लिख दूं प्लस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं रूट में tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1/2 कोट स्क्वायर थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा।
और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में कोस 2 थीटा इंटू के अंदर टेन थीटा इंटू 1/2, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कोस 2 थीटा होता है? तो कोस 2 थीटा से कोस 2 थीटा कट गया, ये हमारे पास कैंसिल हो गए। 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा को क्या मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। टेन थीटा को साइन थीटा इंटू अपॉन में कोस थीटा इंटू में मेरे पास 1/2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारे पास है। तब देखो क्या होगा, 1 से 1 कट गया, तो ये 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू के अंदर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अपॉन में क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ और सिर्फ हमने इन सारी टर्म्स को साइन कोस में बदला और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 62 की ओर। PQR start a business by investing the money in the ratio 4:3:5. P left the business after 6 months. R left after 8 months. The profit at the end of year is 5/9 of the investment. Find the amount of investment done by P if the profit share by R is 40,000 rupees. अब देखो हमें कह रहे हैं PQR 3 लोग हैं, इन्होंने जो बिजनेस के अंदर मनी लगाई उसका रेशो दे रखा है 4:3:5। बिजनेस के अंदर अगर अपन टाइम की बात करें तो हमें कह रहे हैं 6 महीने बाद पी ने व्यवसाय छोड़ दिया, पी की मनी 6 महीने तक रही। 8 महीने बाद आर ने भी व्यवसाय छोड़ दिया, तो आर की मनी 8 महीने तक रही, और 1 साल के अंत में लाभ हुआ, इसका मतलब क्यू जमा रहा, क्यू पूरे 12 महीने तक रहा। तो 1 साल के अंत में इनका मनी इंटू टाइम का रेशियो निकाले, 6 चौक 24, 12 तिये 36, 8 5 40, 4 से काट दे तो 6:9:10। इनके मनी इंटू टाइम का रेशियो कहूँ चाहे प्रॉफिट का रेशियो कहूँ, तो प्रॉफिट इनमें किस रेशियो में बटेगा 6:9:10 में। हमें कह रहा है आर का प्रॉफिट 40,000 था, 10 की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपये, तो मैं टोटल प्रॉफिट निकाल लूँ। 40,000 रुपये की रेशियो में वैल्यू 10 है, मुझे टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए 25। 0 से 0 कट गया, 4,000 इंटू 25 क्या जाएगा 1 लाख, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपए। हमें क्वेश्चन ने बताया कि 1 वर्ष के अंत में जो कुल लाभ था वो निवेश का कितना था 5/9। अगर टोटल मनी हमारे पास 9 थी तो प्रॉफिट कितना था 5। अब 5 की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए, 5 की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए, तो 9 की वैल्यू 1,80,000 रुपए, तो टोटल मनी कितनी थी 1,80,000 रुपए। तो हमें बताना क्या है, पी के द्वारा किया गया निवेश। अब पी ने निवेश किया, रेशो क्या था 4, इन सब का टोटल कितना हुआ 4 और 3 7 और 5 12। 12 की वैल्यू अगर 1,80,000 रुपए, तो 1 की वैल्यू 15,000 रुपए, और 1 की वैल्यू 15,000 रुपए, तो पी का निवेश 4 था, तो 15,000 इंटू 4 क्या जाएगा 60,000 रुपए। तो इस सांझे के व्यापार में पी का निवेश कितना आया 60,000 रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस हमें आर के प्रॉफिट की मदद से टोटल प्रॉफिट निकाला। टोटल प्रॉफिट हमें पता है कि जो मनी थी उसका 5/9 था, तो हमें पता है 5 प्रॉफिट 1 लाख, तो मनी 1,80,000, 1,80,000 हमने 4 3 और 5 के रेशो में बांट दिया, तो हमारे पास पी की मनी आ गई 60,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 63 की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें यह बताना है। चलो सबसे पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, रूट में 12 ग्रेटर देन क्यूब रूट में 16 ग्रेटर देन पावर 4 के अंदर 24। तो ये क्या 12 की पावर 1/2
16 की पावर 1/3 और ये क्या 24 की पावर 1/4 है। अब इन सबकी पावर अगर बटा में सेम बनानी है, सबकी पावर बटा में सेम बनानी है, तो इसको ऊपर नीचे मैं क्या 3 से गुना कर दूं, इसको ऊपर नीचे 4 से, इसको ऊपर नीचे 6 से। तो ये मैं क्या लिख सकता हूं, 12 की पावर, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, 12 की पावर 6 की पावर 1/12 ग्रेटर देन 16 की पावर 4 की पावर 1/12 और 24 की पावर 3 की पावर 1/12। तो ये बात बिल्कुल सही हो रही है। 12 की पावर 6 मतलब 144 की पावर 3। 16 को अगर मैं इस पावर 3 में बदलूं तो बड़े आराम से बदल सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 4 बनेगी और 2 की पावर 4 8 का स्क्वायर बना सकता हूं। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सही है। फिर सेकंड वाले को देखते हैं। 25 है क्यूब रूट के अंदर, ग्रेटर देन दे रखा है 32, ग्रेटर देन दे रखा है 48। हमें इनको कंपेयर करना है। तो ये क्या 25 की पावर 1/3 है। 32 को अगर हम चाहें तो 32 को हम क्या 2 की पावर में बदल सकते हैं। 2 की पावर 5 है हमारे पास, या ऐसे ही पड़ा रहने दो। 32 की पावर 1/4 और 48 की पावर 1/6। अब इन सब की पावर सेम बनानी है, तो इसको 4 से गुना करा ऊपर नीचे, इसको 3 से और इसको 2 से। तो क्या लिखा, 25 की पावर 4 की पावर 1/12, 32 की पावर 3 की पावर 1/12 और 48 की पावर 2 की पावर 1/12। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास बड़ा इजी सा काम हुआ। 25 की पावर 4 मतलब 625 का स्क्वायर, 625 का स्क्वायर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 32 का क्यूब, 48 का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस सही है, इसका मतलब दूसरा भी बिल्कुल सही है। पहली टर्म भी बिल्कुल सही है, दूसरी टर्म भी सही है। अब हमें तीसरी टर्म को चेक करना है, तो तीसरी टर्म को अपन यहां लिखकर चेक कर लेते हैं। 9 की पावर 1/4 ग्रेटर देन दे रखा है 15 की पावर 1/3 ग्रेटर देन दे रखा है 24 की पावर 1/6 की। इन सब की पावर सेम करनी है, तो इसको 3 से ऊपर नीचे गुना करा, इसको 4 से और इसको 2 से। तो ये क्या बना, 9 के क्यूब की पावर 1/12, ये क्या बना 15 की पावर 4 की पावर 1/12। अब देखो ये स्टार्टिंग वाली टर्म देखो तो यही सही नहीं है। 9 का क्यूब बना 729, 15 का स्क्वायर भी कर दूं तो 225 का स्क्वायर। तो ये तो ऐसा होना चाहिए, जबकि नहीं है, इसका मतलब तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ऑप्शन देखें अगर अपन, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास करनी और घातकार क्वेश्चन है, जिसमें हमें इन सबकी पावर सेम बनानी है। कई बार आप अगर यहाँ पर पावर 6, 3 और 4 के हिसाब से नहीं चेक कर सकते, तो आप इन सबको पावर 3 में बदलने की कोशिश भी कर सकते हो। जैसे देखो, इसको अगर मैं लिख दूं 12 के स्क्वायर का क्यूब, तो ये 144 का क्यूब बन जाएगा। 16 की पावर 4 है, इसको 16 को 2 की पावर 4 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 16। अब अगर इसको 3 बनाना है तो 2 की पावर 5 गुना 3 प्लस के अंदर 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 5 बनाना है, तो 2 4 8 16 32, तो 32 की पावर 3 गुना में 2, और इसको अगर अपन देखेंगे तो ये 24। तो अब देखो ये सबसे बड़ा तो अपने आप ही पता लग रहा है। तो इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। A train has average speed of 50 km/h over 150 km. If travel at the variable speed throughout its journey, the train travels slowest when it crosses a platform with a constant speed. The train is 100 meter long and the platform is 1250 meter long. If the train takes 10 minutes to cross the platform, what is the speed of the train during the rest of journey? हमें कह रहा है 150 किलोमीटर की यात्रा में ट्रेन की एवरेज स्पीड हम लोगों को क्या दे रखी है, 50 km/h।
तो 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इसका मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा, 150 बटा 50, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हुआ 180 मिनट। लेकिन इन 180 मिनट में से उसने 10 मिनट लिए 1250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। बाकी जर्नी के दौरान ड्यूरिंग द रेस्ट जर्नी उसकी हमें एवरेज स्पीड बतानी है कि क्या होगी। तो 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी, 180 में से अगर अपन 10 मिनट घटा दें तो 170 मिनट है हमारे पास। और डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, पूरी 150 किलोमीटर में से 1.25 किलोमीटर अपन घटा दें तो दूरी कितनी आ जाएगी, 148.75 किलोमीटर। ये दूरी उसको ट्रेवल करवानी है हमें कितने टाइम के अंदर, 170 मिनट में। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 148.75, हमारे पास टाइम है 170 मिनट, इसको आवर्स में बदलना है तो 60 का भाग दे दें तो 60 ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में 100, तो यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर अपन इसको सोल्व करें 25 से काट दें, 25 से गया 4 बार, 25 से गया 5 बार, 125 बच जाएगा हमारे पास। 125 तो क्या बचा, 23, 237। फिर हमारे पास ये चला जाएगा 9 बार, 225 बच जाएगा, 12 125 चला गया 5 बार। 17 से अगर इसको काटूं, 17 से गया 1 बार, 17 से गया 17 थी 51, बच जाएगा 8 85, फिर चला जाएगा 5 बार। तो क्या आया, 35 गुना 6 बटा में 4। अब यहाँ 2 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, 35 थी 105 बटा 2, 105 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, 52.5। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 52.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, ये हमारे पास 64 का आंसर आया। हमने ट्रेन की लेंथ क्यों नहीं ली, क्योंकि 100 मीटर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो ट्रेन तो पूरी ट्रेवल के दौरान ही थी ना, पूरे 100 मीटर तो वो हमेशा ही चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने उसकी लेंथ को कंसिडर नहीं करा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। The average weight of 40 children of a class is 36.2 kg. When 3 more children with the weight this come join the class, the average weight of 43 students in the class is. हमें पता है कि क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज वेट हमें दे रखा है 36.2 kg। 3 नए स्टूडेंट आए जिनका वेट हमारे पास कितना है, 42.3, 39.7 और 39.5 kg। तो उन तीनों के आने के बाद पूरी क्लास का एवरेज वेट हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। अब देखो, ये तीनों स्टूडेंट अगर 36.2 kg के आते तो सबका एवरेज वही रहता जो पहले था। अब ये 36.2 से कितना ज्यादा है, 6.1 kg। ये कितना ज्यादा है, 3.5 kg। और ये हमारे पास कितना ज्यादा है, 36, 2.8 और 3.3 kg। तो तीनों का टोटल वेट कितना ज्यादा है, 6.1, 3.5 और 3.3। तो ये क्या आ जाएगा, 120, 12.9 kg। अब ये वेट जो है पूरे 43 स्टूडेंट्स में बटेगा, तो 12.9 के अंदर अगर 43 का भाग दो तो भाग चला जाएगा 0.3 बार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का बार 0.3 kg बढ़ जाएगा। तो पहले अगर एवरेज 36.2 था, 0.3 kg बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36.5। 30.6.2 में 0.3 ऐड करोगे तो 36.5 kg इन सबका एवरेज हो जाएगा। कि तीनों अगर इस एवरेज वेट के आते तो सबका एवरेज वेट वही रहता, लेकिन ये 6.1 ज्यादा आया है, 3.5 ज्यादा आया, 3.3 ज्यादा आया, तो टोटल 12.9 kg ज्यादा है। अब ये 12.9 kg जो ज्यादा वेट है, ये सारे 43 स्टूडेंट्स में बराबर डिवाइड करे तो प्रत्येक का बार 300 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। 300 ग्राम बढ़ाएंगे तो एवरेज भी 300 ग्राम बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर। सॉरी, 66 में हमें क्या रखा है,
G is the centroid of triangle ABC such that AG equal to BC. Then the measure of BGC is. हमारे पास ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हमने ABC, जिसके अंदर हमें पता है कि G इसका केंद्रक है। AG और BC की लेंथ बराबर दे रखी है। AG अगर मैं कहूं कि 2 है तो BC भी 2 होगी। हमें पता है AG और GD का रेशो 2:1 होता है, तो ये अगर 1 है, ये इसको दोनों को बराबर भागों में बांटेगी तो ये भी 1:1 होगी। हमें एंगल कौन सा बताना है? BGC। तो जब ये और ये तीनों बराबर होते हैं तो ये एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एंगल BGC कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखो मैंने ये 90 डिग्री कैसे कहा? अगर मैं इतना सा ही डायग्राम बनाऊं BGC, जिसमें ये तीनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर, अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, ये दोनों बराबर, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा। ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा, इन सब का सम 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और ये एंगल अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? एंगल BGC। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 67 की ओर। 67 DI का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक्सपोर्ट ऑफ पर्ल्स इन करोड़ रुपीज। मोतियों का निर्यात हमें दिखा रखा है करोड़ों रुपए में। द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द पर्ल इन द गिवन पीरियड। हमें बताना है कि इस कालखंड के अंदर, इस गिवन पीरियड के अंदर मोतियों का एवरेज निर्यात कितना था। तो हमें इन सब का टोटल चाहिए। इन सब वैल्यूज को ऐड करें। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 4 41, कैरी आ गई 4, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31 और 31 और 10 41, 41 और 9 50, 50 और 11 61, 61.1 इनका टोटल आया। कितने सालों का? 7 सालों का। तो एवरेज क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 61.1 अपॉन में 7। तो यहां से अगर अपन इसको चेक करें तो मेरे पास क्या जाएगा? 7 8 56, 56 बच जाएगा मेरे पास, 5 51, फिर चला जाएगा 7 बार, 79 बच जाएगा, 2 20, फिर चला जाएगा मेरे पास 2 बार। तो 8.72 के अराउंड 8.73 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये 72 के बाद भी आगे चलेगा, क्योंकि 6 बच गया, 60 7 8 56। तो इसको लगभग मैं क्या लिख सकता हूँ? 8.73। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किस वर्ष में मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी? 2002, 2007, 5 और 4। 2002 में चेक करें तो कितना बढ़ गया? 1.3। 2007 में चेक करें, 2007 में कितना बढ़ा? 1.9। 2005 में चेक करें, 2005 में ये 4 से कितना बढ़ गया? 0.9। 2004 में चेक करें, 2003 से 4 में कितना बढ़ा? 7.8 से 9.9 हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? 2.1 बढ़ा। अब 2.1 बढ़ा, सबसे ज्यादा 2004 से 5 में बढ़ रहा है। 2004 से 2005 के अंदर बढ़ रहा है मेरे पास 2003 से 4 में कि 2.1 बढ़ा। तो आंसर क्या आएगा? 2004। और प्रतिशत वृद्धि भी अधिकतम चाहिए तो चेक कर लो, 2.1 बढ़ा कितने से? 7.8 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल। ये मेरे पास 3 से चला जाएगा, 3 से अगर मैं इसको काटूं तो 3 से गया 3 दूनी 6, बच जाएगा मेरे पास 1 18, चला गया 6 बार, ये गया 7 बार। अब यहाँ से 700 बटा 26%, 700 में 26 का भाग दो, 26 दूना 52, बच जाएगा 18 180। फिर ये मेरे पास यहाँ से चला जाएगा लगभग 7 बार, 7 से 42, 4 182। ये लगभग 27% बढ़ा 2004 के अंदर।
और सबसे ज्यादा हमारे पास उसमें चेंज था 1.9, वो तो 9.5 से था, तो 1.9 अपॉन 9.5 तो क्या बनेगा 1/5, 20%। तो ये तो 20% का चेंज आ गया 2007 में। 2002 के अंदर अगर अपन ये चेक कर रहे 1.3 बढ़ा कितने से 5.2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से पॉइंट कैंसिल, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 13 से क्या एक बार ये गया 4 बार 1/4 25%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि किसमें 2004 में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखो 69 में क्या करा है, इन हाउ मेनी ईयर्स वाज द एक्सपोर्ट अबव एवरेज ऑफ द गिवन पीरियड। हमें बताना है एवरेज से कितना एक्सपोर्ट ज्यादा था। तो अभी देखो अभी हमें एवरेज निकाल कर आए थे 8.73, तो हमारा एवरेज था 8.73। इससे ज्यादा कितने सालों में निर्यात है 1, 2, 3 और 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। In which of the following pairs of the year was the average export the pearl was around 9 करोड़। निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ था। 2002 और 2003। 2002 और 2003 का अगर अपन टोटल देखें तो मेरे पास इसका टोटल ही 18 करोड़ नहीं बन रहा, तो एवरेज 9 करोड़ कहां से बनेगा, 7 और 6 13, 14.3 ही बनेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 2003 और 4 को देखें, 3 और 4 को देखें तो 9.9 और 7.8, ये मेरे पास क्या जाएगा 9 और 7 16, 17.7, लगभग 18 करोड़ के आसपास बन रहा है, तो ये हमारा हो सकता है। 2004 और 5 अगर चेक करें, 4 और 5 को चेक करें तो 10 तो 19 और 20.7, ये क्रॉस कर गया, तो ये नहीं होगा, और इसके बाद वाला भी नहीं होगा क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। और लगभग पूछा है तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, क्योंकि 17.7 का मतलब क्या हुआ 18 होते ही तो पूरा पूरा 9 करोड़ हो जाता, 9 करोड़ से थोड़ा सा ही कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इस दिए के यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। हमें नंबर ऑफ स्पेयर्स चाहिए, तो क्या होगा बड़ी आकृति का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी 9, अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम, छोटे भी स्पेयर है तो 2 का क्यूब, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 9 का क्यूब 729 और ये 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8। 729 में 8 का भाग दे दे, 8 9 72, बच जाएगा मेरे पास 9, फिर चला जाएगा एक बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 91। तो हम कितने गोले बना सकते हैं इससे 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में कुछ बचेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर तक जाके कितने गोले बनेंगे 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72। x प्लस 1/x 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस में 3x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x कितना 7, 7 का क्यूब 343 माइनस में 3 गुना 7 क्या आएगा 21, तो क्या आ जाएगा 322। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बस ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होती है आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करें अंदर वाले को, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30, 5 से गया 6 बार 6 तिये 18, 10 से गया 3 बार 3 तिये 9, 15 से गया 2 बार 7 दूनी 14, 18 में से 14 गए 4 और 9 13/30। तो मेरे पास इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करके 13/30 आया। बाकी टर्म को अपन यहाँ बाहर सोल्व करते, 6 से 1/5 माइनस में, 4 से 1/2 माइनस में, 5/6 माइनस के अंदर, ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा 13/30। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 6 से 1/5 माइनस में 4 से 1/2, इसका एलसीएम आया 30, ये चला गया 5 25 माइनस 13,
तो 25 माइनस 13 क्या बना 12/30, 12/30 का मतलब 2/5। तो क्या आएगा 6 से 1/5 माइनस में 4 से 1/2 को क्या मैं 9 से 9/2 लिख दूं, माइनस के अंदर 2/5। तो क्या आएगा 6 से 1/5 माइनस के अंदर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10, ऊपर क्या आ जाएगा 9 5 45, माइनस में क्या आ जाएगा 4। तो क्या आ जाएगा 6 से 1/5 मतलब 6.2, माइनस में 41/10 का मतलब 4.1। 6.2 में से 4.1 गए तो क्या बचा 2.1। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। 7 अंकों की संख्या 88 से डिवाइड हो रही है, तो हमें 2x + 3y का मान बताना है कि क्या होगा। 7 अंकों की संख्या दे रखी है 3x6 349y, ये किससे डिवाइड हो रही है 88 से। 88 का मतलब क्या हुआ 11 × 8, 8 का डिवाइड जाता है लास्ट के 3 डिजिट में, तो 49y में अगर मैं 8 का भाग दूं 8 से चला जाएगा 6 पर, इसको अपन दोबारा लिख लेते हैं 3x6 349y, ये 88 से डिवाइड हो रही है। 88 का मतलब 11 × 8, 8 से डिवाइड का रूल अप्लाई होता है लास्ट के 3 डिजिट में, तो 49y में अगर 8 का भाग दो तो 8 से 48, बच गया 1, ऊपर से y उतारा। अब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो 2 बार ही जाएगा 16, तो y का मान क्या आ गया 6, y का मान 6 आ गया, तो नंबर क्या आया 3x6 3496। इसमें अब किसका भाग जाना चाहिए 11 का, तो 11 के लिए अगर अपन इनका सम चेक करें 6 और 4 10, 16 और 3 19, इनका सम चेक करें तो 9 3 और 12 + x, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल। 0 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए 7, तो x का मान 7, y का मान 6, हमें क्या चाहिए 2x + 3y। तो 7 दूनी 14, 6 तिये 18, तो सम क्या आ जाएगा 32। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि x का मान 7 आया तो 7 दूनी 14, y का मान 6 आया 6 तिये 18, दोनों का सम करा 32, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते 75 नंबर। हमें इन सब की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। a³ + b³ + c³ बराबर अगर 3abc है, ये देखो 3 यहाँ पर हिडन है, 3 कॉमन ले ले तो x - 3 वाली टर्म बन जाएगी। तो ये कब होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc कब होता है, जब a + b + c बराबर किसके हो 0 के। तो a का मान क्या है x - 3, b का मान क्या है 2x - 5 और c का मान क्या है x - 4, इन सब का टोटल क्या होना चाहिए 0। तो x + 2x + x 4x, 5 3 8 और 4 12, तो 4x बराबर 12, तो x का मान 12/4 क्या आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x का मान 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास अलजेब्रा की एक कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। कई बार अगर x बराबर ≠ 3 दिया हो तब ये तीनों का टोटल इसके बराबर कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होते हैं, तब अपन मान निकालते हैं। तो चलिए आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।